गुड मॉर्निंग बच्चों, सभी बच्चों को हैप्पी होली एडवांस में। तो बेटा आज फिर हम लोग क्वेश्चन का सिलसिला जारी रखते हैं, कुछ नए कुछ पुराने क्वेश्चंस के साथ। चलिए देखते हैं कुछ नए कुछ पुराने क्वेश्चंस में क्या क्या आपको क्वेश्चंस मिले हैं। पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चे। पहला क्वेश्चन क्या क्या रहा है? पहला क्वेश्चन बात कर रहा है, निम्नलिखित में से किसे मनियारों का राजकुमार कहा गया है? निम्नलिखित में से किसे मनियारों का राजकुमार कहा गया बेटा? तो आपके आगे ऑप्शन क्या दिख रहा है? पहला है मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा है अमीर खुसरो, तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा है सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी। तो याद रखिएगा, मनियारों का राजकुमार बेटा मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है। मनियारों का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ यूनिक चीज़ें जान लीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक होली खेलने वाला पहला शासक था जो होली में भाग लेता था बेटा। एक जैन विद्वान थे जिन प्रभा सूरी, यह जैन विद्वान थे बच्चे। यह इसके दरबार में आते हैं और यह काफ़ी इम्प्रेस होता है और इन्हें 1000 गाय दान में देता है। ठीक है। फिर अगर हम बात करें बेटा, इब्न बतूता इनके दरबार में आता है। और इब्न बतूता के बारे में अगर हम बेटा बात करें तो क्वेश्चन पूछता है इब्न बतूता आया कब था? 1333 में। ठीक है बेटा। और इब्न बतूता के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन पूछता है कहाँ से आया था? तो इब्न बतूता मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था बेटा? मोरक्को से इब्न बतूता आया था। और यह इब्न बतूता को दिल्ली का काजी भी नियुक्त करता है। ठीक है बेटा। और इब्न बतूता ने एक किताब लिखी है, इसका नाम है रेहला बुक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है रेहला। ठीक है बेटा। अब अगर हम बात करें इसके बारे में तो यह एक और विभाग भी बनाता है जिसका नाम है दीवाने कोही विभाग। दीवाने कोही विभाग। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? दीवाने कोही विभाग का गठन किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किससे संबंधित था? तो बेटा आपका जवाब होगा यह कृषि से संबंधित था, यानी किसानों से संबंधित था दीवाने कोही विभाग। अमीर खुसरो के बारे में अगर हम बात करें बेटा तो अमीर खुसरो पहला ऐसा इतिहासकार है जिसने एक रचना की है जिससे बोलते हैं खजाइन उल फुतूह। खजाइन उल फुतूह इसने रचनाएं कई और की हैं। खजाइन उल फुतूह को मैंने इसलिए बात की यहाँ पे क्योंकि यह पहला इतिहासकार है जिसने जौहर प्रथा का वर्णन इस बुक में किया है। जौहर प्रथा का वर्णन इस बुक में किया है बेटा। ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं सिकंदर लोदी के बारे में तो सिकंदर लोदी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे 1504 में सिकंदर लोदी आगरा की स्थापना करता है और 1506 में यह इसकी राजधानी भी बन जाती है। सिकंदर लोदी गुलरुखी नाम से कविताएं भी लिखता था। यह भी इंपॉर्टेंट है। गुलरुखी नाम से कविताएं कौन लिखता था? सिकंदर लोदी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर बात करें बेटा तो अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक है जो साम्राज्य विस्तार के बारे में सोचता है। साम्राज्य विस्तार के बारे में इसने सोचा और इसका विस्तार भी करता है। फिर अगर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, यह एक विभाग बनाएगा दीवाने रियासत। बेटा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दीवाने रियासत। क्वेश्चन सिंपल पूछेगा, दीवाने रियासत विभाग का संबंध किससे था? तो याद रखिएगा, बाजार के जो मूल्य नियंत्रण से संबंधित था दीवाने रियासत। यह अगर हम बात करें, यह एक कर लगाता है चराई कर और एक कर लगाता है घराई कर। तो ये सारी चीज़ें मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड थे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर एक का सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न शासक कौन था? इस पर हम लोगों ने चर्चा की है लेकिन वो क्वेश्चन का फॉर्मेट दूसरा था। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न शासक कौन था? पहला नाम है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा नाम है बलबन, तीसरा नाम है इल्तुतमिश। डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या सही आंसर होगा? जल्दी से कमेंट करें, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या सही आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा क्या सही आंसर होगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो सही बच्चों का बिल्कुल सही जवाब इल्तुतमिश। ठीक है। अगर मैं बात करूं इल्तुतमिश के बारे में बेटा तो पहली चीज़ इल्तुतमिश से रिलेटेड, यह दिल्ली का पहला व्यक्ति था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। ठीक है। यह राजधानी लाहौर से राजधानी कहाँ स्थानांतरित करता है बेटा? यह राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित करता है।
यह दिल्ली में पहली बार इकता व्यवस्था को प्रारंभ करता है। इकता व्यवस्था को प्रारंभ करता है बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसने चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल, ये 2 सिक्का था, इसने चलाया था बेटा। ठीक है। फिर अगर हम इल्तुतमिश के बारे में और बात करें तो यह चालीसा दल का निर्माण भी करता है। चालीसा दल का निर्माण भी करता है बेटा। तो ये रही बात किससे रिलेटेड, इल्तुतमिश से। बलबन के बारे में अगर मैं बात करूं बेटा, तो बलबन के बारे में कहा जाता है इसने सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में दैवीय सिद्धांत दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दैवीय सिद्धांत का मतलब अल्लाह के संदेशों को पहुंचाने का कार्य सुल्तान करता है, ऐसा कुछ कहा था इसने दैवीय सिद्धांत में। फिर अगर हम बात करें बलबन के बारे में बेटा, तो बलबन ने एक नीति अपनाई थी, रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। बलबन ने लाल महल का निर्माण करवाया था। लाल महल का निर्माण करवाया था। यह एक सैन्य विभाग बनाता है बेटा, दीवाने आरिज। याद रखिएगा, कहीं कहीं ये आरिज ना लिख करके ऐसे लिखा रहेगा दीवाने अर्ज। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ देगा दीवाने अर्ज विभाग का संबंध किससे है, तो आपका जवाब होगा सैन्य से। यह किसने गठित किया था, तो बलबन ने गठित किया था। और बलबन ने चालीसा दल को भी समाप्त कर दिया और इसने एक और त्यौहार प्रारंभ किया था, नौरोज त्यौहार। ये सारी जानकारी किससे रिलेटेड, बलबन से रिलेटेड। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अभी हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा कर ली थी। ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर सभी बच्चों का इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ें। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया, अभी हम लोगों ने चर्चा की, तो जल्दी से बेटा बता दीजिए दिल्ली का काजी किसे नियुक्त किया गया था। अलबरूनी, इब्न बतूता, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो बिल्कुल अभी हम लोगों ने चर्चा की बेटा, इब्न बतूता, इब्न बतूता को नियुक्त किया था दिल्ली का काजी। इब्न बतूता ने कौन सी किताब लिखी थी बेटा, तो आप कहेंगे सर रेहला बुक लिखी थी। ठीक है। अब अगर हम बात करें, एक ऑप्शन अलबरूनी है, तो क्वेश्चन अलबरूनी से रिलेटेड पहला पूछा जाता है कि अलबरूनी भारत आया कब था बेटा, तो याद रखिएगा 1017 में। किसके साथ आया था, तो महमूद गजनवी के साथ यह भारत आया था बेटा। ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं, अलबरूनी पहला व्यक्ति था जो वेद तथा पुराण को पढ़ता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, वेद तथा पुराण पढ़ने वाला पहला मुस्लिम कौन था, तो आपका जवाब होगा अलबरूनी। इसने किताब बच्चे लिखी है जिसका नाम है किताबुल हिंद। क्या नाम है बेटा, किताबुल हिंद नाम है किताब का। किताबुल हिंद किताब का नाम है बेटा, अरबी भाषा में लिखी थी। ठीक है बच्चे, ये इंफॉर्मेशन अलबरूनी से रिलेटेड। आते हैं अमीर खुसरो के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अमीर खुसरो के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछता है, ये किसके दरबार से संबंधित था, तो यह अलाउद्दीन खिलजी के दरबार से संबंधित था। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इसके बारे में बेटा, अभी हम लोगों ने बात की थी कि यह पहला ऐसा इतिहासकार है जो जौहर प्रथा का वर्णन करता है। किस किताब में, खजाइन उल फुतुह किताब का नाम है, खजाइन उल फुतुह। इस किताब में यह चर्चा करता है किसके बारे में बच्चा, अमीर खुसरो के बारे में। आते हैं बर्नी के बारे में बेटा। बर्नी से रिलेटेड जितनी भी मैंने इंफॉर्मेशन बुक से रिलेटेड दी है बेटा, वो सारी एज इट इज रट्टा मार लेना, क्योंकि पेपर उठा के देख लेना। ये सब बहुत आसान बुक्स हैं और बहुत अच्छी बुक्स हैं जो पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है। बर्नी के बारे में अगर हम बात करें बेटा, तो बर्नी की किताब क्या नाम है, पहली तारीख फिरोज शाही किताब का नाम है बर्नी की। ठीक। इनकी दूसरी किताब का नाम क्या है बच्चे, तो आप कहेंगे सर फतवा ए जहांदारी इनकी दूसरी किताब का नाम है। ठीक है।
तो ये रही इन सभी राइटर्स के प्रमुख बुक्स और इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्या कह रहा है ये? स्वयं को सिकंदर ए सानी कहने वाला दिल्ली का सुल्तान। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन अच्छी चीज़ है, ये सारे क्वेश्चन उतने ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है बेटा, है तो बहुत आसान, ये मैं मान रहा हूँ, जवाब भी आप लोग बिल्कुल सही दे रहे हो, लेकिन जो बच्चे नहीं जान रहे, नहीं जुड़ते हैं, उनको भी इन्फॉर्म करिए कि जुड़ें। इतने अच्छे क्वेश्चंस के साथ अगर आप एग्जाम में बैठेंगे तो लगभग क्वेश्चन आने तय हैं। और पिछली बार भी मैंने कहा था, पिछली बार भी सारे क्वेश्चन एज इट इज़ हम लोग के फंसे भी थे एग्जाम में। ठीक है, कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि सर आपने डिस्कस किया नहीं आया था। ठीक है, आप यूट्यूब के जो पुराने हम लोग के वीडियोस पढ़े हैं उस पर जाके देख भी सकते हैं, सारे क्वेश्चन फंसे थे हम लोग के। ठीक है, तो वहाँ से मैं कह रहा हूँ आसान तो है, सही बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल सही जवाब बेटा। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर ले बेटा। तो जैसे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर मैं बात करूँ बेटा, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो साम्राज्य विस्तार किया था, इस साम्राज्य विस्तार में 1303 में अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का अभियान करेगा? मेवाड़ का अभियान करता है बेटा। ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि मेवाड़ में जो राजा थे वो थे राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह मेवाड़ के राजा थे, और इनकी जो पत्नी थी बेटा, इन्हीं का नाम था पद्मावती। क्या नाम था बेटा? पद्मावती इन्हीं की पत्नी थी, और इन्हीं पद्मावती के कारण आक्रमण होता है और राणा रतन सिंह मारे जाते हैं। मेवाड़ की राजधानी बेटा चित्तौड़ हुआ करती थी, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका नाम बदल कर यह क्या रख देता है? खिजराबाद रख देता है बेटा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में 2 फैक्ट्स और बता दे रहा हूँ। यह अपनी सेना में दाग एंड हुलिया प्रथा को प्रारंभ करता है। ऐसा करने वाला यह दिल्ली का पहला शासक था। और मज़ेदार बात यह है बेटा, जो हुलिया सिस्टम है आज भी जब आप आर्मी वगैरह का फॉर्म भरते हो, एयरफोर्स का फॉर्म भरते हो, जो हुलिया लिखते हो ना आप आपके कट मार्क शरीर पे, ये सारी की सारी चीज़ें हुलिया प्रथा के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट की थी, जो आज भी कंटिन्यू है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें, यह सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ करता है तथा परमानेंट सेना यानी स्थायी सेना का भी गठन करता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन किससे जुड़ी रही? आपका अलाउद्दीन खिलजी से। इब्राहिम लोदी से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बेटा। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है इसके रिलेटेड? पहला, इसने एक युद्ध लड़ा था, बैटल ऑफ खतौली। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, खतौली का युद्ध। ठीक है, अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन पूछा जाता है कब हुआ था, तो 1517-18 में। किससे हुआ था? एक संग्राम सिंह थे बच्चे, एक संग्राम सिंह, और दूसरे कौन थे बेटा? तो दूसरे थे आपका इब्राहिम लोदी। और यहाँ पर कौन जीता कौन हारा कुछ कंफर्म नहीं है। दूसरा क्या फैक्ट्स इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है? 1526 युद्ध होता है पानीपत का प्रथम युद्ध, 1526। ठीक है बेटा, किससे लड़ता है? बाबर से लड़ता है, और यहीं पर यह मार दिया जाता है। और याद रखिएगा, युद्ध के मैदान में लड़ते हुए मारा जाने वाला यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो रणभूमि में लड़ता हुआ मारा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो इब्राहिम लोदी है उससे रिलेटेड ये 2 फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बल 1 पे ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने भारत को हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत को हिंदुस्तान के नाम से किसने सुशोभित किया था? पहला अमीर खुसरो, दूसरा इसामी, तीसरा ए तथा बी दोनों, और अगर हम बात करें चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए किसने भारत को हिंदुस्तान कह के संबोधित किया था? तो याद रखिएगा बेटा, ये नया क्वेश्चन था, मैंने कहा था कुछ नए कुछ पुराने। इसामी द राइट आंसर है। यह भारत को हिंदुस्तान कहता है, यह भारत को क्या कहता है बेटा? हिंदुस्तान कहता है। और अमीर खुसरो क्या कहता है? हिंद कहता है। ठीक है, ये अंतर है। तो इसामी व्यक्ति ऐसा है जिसने, राइटर है जिसने लिखा है, इसामी हिंदुस्तान जैसा वर्ड यूज करता है किसके लिए? हिंदुस्तान के लिए।
दिल्ली सल्तनत के राजवंशों का सही क्रम जल्दी से बता दीजिए। कुतुबी वंश, बलबनी वंश, शमसी वंश, ठीक है। फिर है कुतुबी वंश, शमसी वंश, बलबनी वंश, शमसी वंश, कुतुबी वंश। डी ऑप्शन है शमसी वंश, बलबनी वंश, कुतुबी वंश। जल्दी से बता दीजिए इसका क्रम क्या है, जल्दी से इसका क्रम बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा बेटा। देखो कुछ करना नहीं बेटा इसमें, अगर हम बात करें इसमें जो बातें की जा रही हैं, जो बातें की जा रही हैं, जैसे अगर हम बात करें कुतुबी वंश मतलब ऐबक का वंश की बात कर रहा है, ठीक है। शमसी वंश का मतलब बेटा क्या हुआ, शमसी वंश का मतलब इल्तुतमिश का वंश, ठीक है। बलबनी वंश मतलब बलबनी का वंश। ये सभी के सभी गुलाम वंश से रिलेटेड हैं, और पहले ऐबक, फिर इल्तुतमिश यानी शमसी, फिर उसके बाद बलबनी यानी शमसी इलबरी तुर्क भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली में मंगोलपुरा नामक नगर बसाया था। मंगोलों ने, मुगलों ने, खिलजियों ने, तुगलकों ने। किसने दिल्ली में मंगोलपुरी नामक नगर बसाया था? तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर होगा, जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर होगा? मंगोलपुरा नामक नगर बसाया था, ठीक है, दिल्ली में। तो याद रखिएगा बेटा, खिलजियों ने, स्पेशली अगर हम बात करें जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया था बेटा, 9 मुसलमान। अब आप कहेंगे सर ये 9 मुसलमान कौन थे? जो नए नए इस्लाम कबूल कर रहे थे, स्पेशली मंगोल बेटा, ठीक है, उनको कहा गया है 9 मुसलमान। इन लोगों के लिए दिल्ली के पास एक जलालुद्दीन खिलजी ने एक नगर बसाया था जिसको बोलते हैं हम लोग मंगोलपुरा, ठीक है। तो 9 मुसलमानों के लिए खिलजियों ने क्या किया था, मंगोलपुरा नामक नगर बसाया था, जहां पर ये मुस्लिम लोग, नए मुस्लिम जो कन्वर्ट हुए थे, वो यहाँ पे रह सके। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बागौर, बाघोर, सी लंघ नाद से, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए ये भी आपके नया क्वेश्चन मिल रहा है, जल्दी से बता दीजिए कहाँ से प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ, प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है बेटा, जल्दी से बता दीजिए प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। प्राचीनतम पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो पहला बागौर, बाघोर, लंघनाज, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या सही होगा 8 का? तो याद रखिएगा बागौर से प्राप्त हुए हैं बेटा, और बागौर की बात करें तो बागौर क्या है, राजस्थान में, राजस्थान, बागौर कहाँ पे पड़ता है बेटा, राजस्थान में पड़ता है, ठीक है, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 का क्या सही आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित से किस संस्कृति का द्योतक है? हड़प्पा सभ्यता किस संस्कृति का द्योतक है बेटा? पहला ग्रामीण संस्कृति का, शहरी संस्कृति का, अर्ध औद्योगिक नगर, इनमें से कोई नहीं। कई बार क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। हड़प्पा सभ्यता याद रखिएगा यह एक शहरी संस्कृति थी बेटा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम लोग बात कर लें। मैं बार बार कहता हूँ क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक रही, तो आप कहेंगे 2500 BC से 1750 BC तक। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट बेटा, ठीक। इसकी जानकारी हमें कैसे होती है? रेडियो कार्बन डेटिंग से, रेडियो कार्बन डेटिंग से इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ें। 10 क्या कह रहा है, कौन सी कुलीन वर्गों की संख्या थी, कौन सी कुलीन वर्गों की संख्या थी? सभा, समिति, ए तथा बी दोनों, विदथ। जल्दी से बता दीजिए, इसको तो कई बार हम लोगों ने किया भी है। कौन सा इनमें सही होगा? क्या सही होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 10 का क्या सही होगा बेटा, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या सही होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का क्या सही आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का क्या सही होगा?
देखिए बेटा, अगर मैं बात करूं, पहली चीज सबसे बड़ी राजनीतिक, सबसे पुरानी, सबसे क्वेश्चन पूछता है प्राचीनतम राजनीतिक संस्था कौन सी थी, तो सबसे प्राचीनतम राजनीतिक संस्था थी विदत। इसका ऋग्वेद में उल्लेख 122 बार मिलता है। ठीक है बेटा। उसके बाद अगर हम बात करें सभा का उल्लेख, ठीक है, 8 बार, समिति का उल्लेख 9 बार मिलता है। तो ये सबसे प्राचीनतम पूछा जाता है तो आंसर विदत हो जाता है। कह रहा है कुलीन वर्गों की संस्था कौन सी थी, तो याद रखिएगा सभा जो थी वो कुलीन वर्गों की एक संस्था थी। सभा तथा समिति, इनको दोनों को बोल दिया जाता है प्रजापति की दो पुत्रियां, प्रजापति की दो पुत्रियां, ऐसा भी बोला जाता है बच्चे, यह भी याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, किसे प्रजापति की दो पुत्रियां बोला गया है, सभा तथा समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां बोला गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। वैदिक काल में राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैदिक काल में राजा को जो स्वेच्छा से कर दिया जाता था वह क्या कहलाता था बेटा। पहला है स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था, पहला है धन, बी ऑप्शन है राई, सी ऑप्शन है पड़, डी ऑप्शन है बलि। तो क्या कहलाता था। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या सही होगा बेटा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या सही होगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 का क्या सही होगा। तो बिल्कुल सही बेटा, बलि इज द राइट आंसर। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11, बलि सही है। सम्राट अशोक को मस्की अभिलेख में क्या कहा गया है। सम्राट अशोक को मस्की अभिलेख में क्या कहा गया है। देवानप्रिय, प्रियदर्शी, देवानम प्रिय, प्रियदर्शी, बुद्ध शाक्य। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कौन सही बताता है। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या सही आंसर होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा। मस्की अभिलेख में क्या कहा गया है। ये नया क्वेश्चन आपके मिल रहा होगा, तो नया क्वेश्चन मिल रहा है नो डाउट, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट कीजिए। कुछ लोग बता रहे हैं बी, कुछ लोग बता रहे हैं सी, कुछ लोग ए, डी, तो सारे लोग सही बता रहे हो। कोशिश सही, सभी लोगों ने सही एफर्ट किया है। ठीक है, तो चलिए आते हैं इस पे सही में। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है बुद्ध शाक। बेटा मैं बार बार कहता हूँ, जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले जो बिल्कुल यूनिक टाइप के हों, तो मैं कहता हूँ उसको आप नोट डाउन जरूर कर लें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का डी ऑप्शन सही होता है। तो आपको उत्कर्ष परिवार की तरफ से होली का एक डिस्काउंट नहीं कह सकते हो बेटा, इसको कह सकते हो महा डिस्काउंट ऑफर। डिस्काउंट नहीं है, डिस्काउंट तो होता है 10%, 20%, 40%, 50%। महा डिस्काउंट ऑफर है जिसमें सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे अगर आप एडमिशन लेते हो, किसी पे भी सभी ऑनलाइन कोर्सेज में अप टू 90% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। प्लस उससे भी अच्छी चीज़ क्या है, 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ मिलेगा। तो ये अपने आप में एक अद्भुत चीज़ है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। 3 महीने आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, प्लस आपको क्या मिल रहा है, प्लस आपको अप टू 90% तक का क्या मिल रहा है, डिस्काउंट भी मिल रहा है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में सम्राट अशोक को सर्वाधिक सफलता प्राप्त हुई। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में सम्राट अशोक को सर्वाधिक सफलता प्राप्त हुई। दक्षिणी पूर्वी एशियाई, कश्मीर तथा कंधार में, ताम्रपर्णी में, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या सही होगा बेटा, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या सही होगा। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में सम्राट अशोक को सर्वाधिक सफलता प्राप्त हुई थी, सबसे सर्वाधिक सफलता प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या सही होगा बेटा, जल्दी से बताइए। ताम्रपर्णी, कश्मीर व गांधार, दक्षिण पूर्व एशिया, कहाँ से, याद रखिएगा ताम्रपर्णी से। ताम्रपर्णी का मतलब श्रीलंका है बेटा, इसीलिए मैंने इसको डलवाया था ताकि ऐसे कंफ्यूज ना हो। ताम्रपर्णी मतलब श्रीलंका है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का सी ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। गुप्त प्रशासन की प्रमुख व्यवस्था थी सत्ता का विकेंद्रीकरण, स्थानीय स्वायत्त शासन का विस्तार, ए तथा बी दोनों, सत्ता का केंद्रीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा बेटा, गुप्त प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी सत्ता का विकेंद्रीकरण, बी ऑप्शन है स्थानीय स्वायत्त शासन का विस्तार, सी ऑप्शन है ए तथा बी दोनों, डी ऑप्शन है सत्ता का केंद्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या आंसर होगा।
बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। अगर हम बात करें सी इज द राइट आंसर, सत्ता का विकेंद्रीकरण तथा स्थानीय स्वायत्त शासन का विस्तार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। गुप्त प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? प्रशासन के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? प्रांत को भुत्ति कहा जाता था, जिला को आहार कहा जाता था, ग्राम प्रशासन को विधि कहा जाता था, ग्रामिक को गांव का मुखिया कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का क्या है जो सुमेलित नहीं है? क्या है जो सुमेलित नहीं है बेटा, जल्दी से बताइए। ये भी अपने आप में आपको नया क्वेश्चन मिला होगा, मेरे द्वारा जो कराया गया उसमें नए क्वेश्चन में है। ठीक है, तो क्या है इसमें से क्या मैच नहीं कर रहा है बेटा, इसमें से क्या मैच नहीं कर रहा है? तो याद रखिएगा, इसमें जिला मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि जिला को विषय कहा जाता था। क्या कहा जाता था बच्चे? जिला को विषय कहा जाता था बेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का बी इज नॉट राइट आंसर। बाकी अगर हम बात करें, प्रांत, भुक्ति, ग्राम प्रशासन, विधि, ग्रामिक, गांव का मुखिया कहा जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक नीतियों को उग्रवादियों द्वारा क्या नाम दिया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उदारवादी राष्ट्रीयता का काल, राजनीतिक भिक्षावृत्ति का काल, उग्र राष्ट्रीयता का काल इनमें से कोई नहीं। क्या था? चलिए इस पे बताइए, उसके बाद चर्चा हम लोग करते हैं इसके बारे में, काफी बढ़िया से समझाया जाएगा इसको। जल्दी से बताइए इसके बारे में। तो याद करिए, जब कांग्रेस बनी थी बेटा, कांग्रेस कब बनी थी? तो कांग्रेस से रिलेटेड कुछ और जानकारी ले लो। कांग्रेस बनी कब थी बेटा? तो आपका जवाब होगा सर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई। किसने की थी? तो आप कहेंगे सर A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम ने क्या किया था? कांग्रेस की स्थापना की थी। फिर आपसे पूछा जाएगा इस समय वायसराय कौन थे? तो आप कहेंगे सर डफरिन इस समय भारत के वायसराय थे। फिर अगर क्वेश्चन पूछेगा बेटा कि इसकी स्थापना हुई कहाँ थी? तो बंबई में जगह है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, वहां पे हुई थी। ये जो कांग्रेस वर्ड है ये कहां से लिया गया है? तो आप कहेंगे सर यूएस से लिया गया है। नाम किसने दिया था कांग्रेस रखा जाए? तो आप कहेंगे सर दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने कहा था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है बेटा, अब अगर हम बात करें जब कांग्रेस बनी तभी से बेटा दो लोग थे, दो विचारधारा थे। एक था गरम दल, एक था गरम दल और एक था नरम दल। यानी कांग्रेस जब बनी तभी तो गरम दल और नरम दल में बटे हुए थे। गरम दल के बारे में अगर हम बात करें तो गरम दल में लाल बाल पाल प्लस अरविंद घोष। लाल, याद कर लीजिए ऐसे, लाल बाल पाल प्लस अरविंद घोष। ये कौन नेता थे बच्चे? यह अरविंद घोष। यह कौन से नेता थे? यह गरम दल के नेता थे। और नरम दल के नेता कौन थे? दादा भाई नौरोजी नरम दल के नेता थे। फिर गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल के नेता थे। फिरोज शाह मेहता नरम दल के नेता थे। ये सभी नरम दल के नेता थे। कहा जाता है कि प्रारंभ से 1885 से लेकर के जो इनकी प्रारंभिक नीतियां थीं, यानी अगर हम बात करें कांग्रेस विभाजन तक 1907 तक पूरा टाइम पीरियड, और उसके बाद 1916 तक ये लोग भिक्षावृत्ति तक का काल कहा गया है। यानी राजनीतिक तौर पर ये लोग भिक्षावृत्ति मांगते थे, यानी भीख जैसी चीजें, इसी को बोला गया भिक्षावृत्ति काल बोला गया। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 16 का अगर हम बात करें तो कह रहा है कि कांग्रेस के आरंभिक नीतियों को उग्रवादियों ने क्या नाम दिया? राजनीतिक भिक्षावृत्ति काल कहा गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17, महाराष्ट्र के लोगों में राष्ट्रवादी भावना का विकास करने हेतु किसने गणपति उत्सव तथा शिवाजी महोत्सव? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मैं बार बार कहता हूं ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं बार बार इस पर चर्चा भी कर चुका हूं। तो जल्दी से बेटा इसका जवाब दे दीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 का क्या सही आंसर होगा? कई बार हम लोगों ने चर्चा भी की है, जल्दी से इसका जवाब दिए, क्वेश्चन नंबर 17 का क्या सही आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से जवाब दीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 का क्या सही आंसर होगा? तो देखो बेटा, मैंने कहा था बाल गंगाधर तिलक के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं तो मैं बात करता हूं, शुरुआत करता हूं कि 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था बच्चे? बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले गणपति उत्सव मनाया था। ठीक है बेटा, फिर हम लोगों ने बात की थी 1895 में उन्होंने शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किया था। ठीक है बेटा, फिर हम लोगों ने क्या बात की थी शिवाजी के बारे में? शिवाजी के बारे में हम लोगों ने बात की थी, शिवाजी ने दो पत्रिका निकाली थी, एक मराठा, लिख लीजिएगा, नहीं लिखा होगा, मराठा किस भाषा में? इंग्लिश भाषा में। और केसरी किस भाषा में बेटा? तो केसरी निकालते थे यह मराठी भाषा में। ठीक, और अगर हम बात करें बाल गंगाधर तिलक के बारे में बेटा, इन्होंने किताब लिखी है गीता रहस्य। कौन सी किताब लिखी है? गीता रहस्य लिखी है, जब यह
जेल गए थे, मांडले जेल म्यांमार। उस दौरान इन्होंने गीता रहस्य नामक किताब भी लिखी है। फिर अगर हम बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात करें बेटा, यह इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है बच्चे। फिर अगर हम बात करें 1916, याद रखिएगा बेटा, ये 1916 कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है और इसी लखनऊ अधिवेशन में यह एक डायलॉग मारते हैं, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेके रहेंगे। ये डायलॉग बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है। वेलेंटाइन सिरोल ने इन्हें कहा था अशांति का जन्मदाता और उन्हीं के ऊपर केस करने के लिए ये इंग्लैंड भी जाते हैं बेटा। ठीक, ये सारी इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड? बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड है। विनय दामोदर सावरकर, इन्होंने क्या बनाई थी बेटा? इन्होंने मित्र मेला समिति का गठन किया था बच्चे। फिर इन्होंने अभिनव भारत का गठन किया था, अभिनव भारत का गठन किया था बेटा। और फिर अगर हम बात करें बच्चे तो इन्होंने 1857 के विद्रोह को बोला था, यह एक व्यवस्थित विद्रोह था, यानी यह एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया था। वारेंद्र घोष के बारे में अगर हम बात करें बेटा तो ये अरविंद घोष के छोटे भाई थे और कहा जाता है कि अरविंद घोष और वारेंद्र घोष दोनों लोगों को एक साथ गिरफ्तार किया जाता है। अरविंद घोष को 1 महीने पुलिस कस्टडी में रखा जाता है, फिर छोड़ दिया जाता है। चूंकि वारेंद्र घोष एक क्रांतिकारी युवा थे, बहुत पकड़ थी इनकी, बहुत तेज तर्रार उभरते सितारे थे, इनको काला पाने की सजा हो जाती है बच्चे। ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन नंबर 17 से रिलेटेड, और सही आंसर क्या है? ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन आ गया, अभी हम लोगों ने चर्चा की थी इस पर। कॉमनवेल्थ केसरी, ये समाचार पत्र है बेटा। कॉमनवेल्थ केसरी, यंग इंडिया, द ईस्ट इंडियन, पब्लिश करने वाले कौन कौन से हैं? एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, हेनरी विवियन डेरेजियो, बहुत अच्छा नाम है इनका। ठीक है। चलिए अगर मैं बात करूं कॉमनवेल्थ, तो कॉमनवेल्थ निकालती थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट की 2 पत्रिका थी, कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया, यंग इंडिया। ठीक है बेटा, ये निकालती थी। केसरी बाल गंगाधर तिलक निकालते थे। यंग इंडिया गांधी निकाला था। फिर द ईस्ट इंडियन विवियन हेनरी डेरेजियो। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ए इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा। दिल्ली षड्यंत्र केस, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस से संबंधित कौन से क्रांतिकारी जापान पलायन कर गया? ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जापान भाग गए कौन? बसंत विश्वास, रास बिहारी बोस, बाल मुकुंद, मास्टर अमीर चंद। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस पे हम लोगों ने एक बार चर्चा भी की है। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा? देखिए बेटा, रास बिहारी बोस के बारे में जब हम लोगों ने बात की थी, याद कीजिए, कुछ कहानी ऐसी थी जिसमें हम लोगों ने कहा था कि 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाएगा। ठीक है। फिर हम लोगों ने बात की थी इसमें लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय रहेंगे, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, यानी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। इन्हीं के ऊपर बम से हमला करेंगे कौन? रास बिहारी बोस बम मारेंगे, लेकिन वह बम दगता नहीं है और उसके बाद यहाँ से यह भागते हैं कहाँ पे? जापान जाते हैं बेटा, और जापान में ही वहाँ विवाह करते हैं और वहीं पर सेटल हो जाते हैं। और याद रखिएगा, यही रास बिहारी बोस हैं बेटा जो आज़ाद हिंद फौज के निर्माण में एक पिलर का काम करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसके? आज़ाद हिंद फौज के निर्माण में। ये वही आज़ाद हिंद फौज है जिसको लीड करने जाते हैं फिर सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आते हैं। उदारवादियों एवं उग्रवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमाया इसने। ठीक है, यानी उदारवादी तथा उग्रवादी, ये जो 2 लोग थे, इनके मिलन में, पुनर्मिलन में प्रक्रिया के प्रमुख शिल्पी कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आज़ाद, सी ए तथा बी दोनों, डी ऑप्शन है एनी बेसेंट। तो याद रखिएगा हुआ क्या था, इस कहानी को अगर हम बात कर लें बेटा, देखो बेटा क्यों कहा गया था। 1907 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। ठीक, कहाँ पे हुआ था बच्चे? सूरत में हुआ था।
अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अध्यक्षता कर रहे थे इस समय आप कह सकते हो अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे क्या हुआ था, तो यहाँ पे जो सूरत वाले सेशन में हुआ था गरम दल, सॉरी यहाँ पे अध्यक्षता कर रहे थे बेटा, यहाँ की अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी घोष, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। यहाँ पे गरम दल को कांग्रेस से निकाल दिया गया था। इसी को एक घटना का नाम दिया जाता है कांग्रेस का प्रथम विभाजन, सूरत विभाजन, कई नाम से जाना जाता है, ठीक। इसके बाद बेटा कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1916। कहाँ पे होगा बच्चे? लखनऊ में होगा। ये जो लखनऊ में होगा इसकी अध्यक्षता करेंगे अंबिका चरण मजूमदार, यहाँ पे करते हैं अंबिका चरण मजूमदार, यहाँ पर इसकी अध्यक्षता करेंगे। और याद रखिएगा यहाँ एनी बेसेंट प्लस बाल गंगाधर तिलक, इन दोनों के प्रयासों से क्या होता है बेटा, नरम दल प्लस गरम दल, फिर से ये लोग जुड़ते हैं, गले मिलते हैं, गरम दल को कांग्रेस के अंदर एंट्री मिल जाती है। तो ये 1916 का सेशन इसीलिए अपने आप में बड़ा लैंडमार्क, बड़ा यूनिक माना जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या है? डी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। दिसंबर 1916, चलिए आ तो गया, लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया गया, ठीक। इसमें तिलक को पुनः कांग्रेस में शामिल किया गया। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने मुस्लिम के पृथक निर्वाचन मंडल व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया था, ठीक। तो क्या कह रहा है, कौन सा असत्य है? याद रखिएगा यह भी सत्य है बेटा। क्यों? क्योंकि गांधी जी से यहां पर मुलाकात कौन करता है? तो आपका जवाब होगा राजकुमार शुक्ला। याद रखेंगे नाम इनका, राजकुमार शुक्ला, याद रखिएगा बेटा, काफी इंपॉर्टेंट नाम है राजकुमार शुक्ला का, ठीक। फिर उसके बाद तिलक को पुनः कांग्रेस में शामिल किया गया। तो अभी हम लोगों ने बात की क्या, नरम दल प्लस गरम दल में क्या हुआ, एक समझौता हो गया, दोनों लोग गले मिल गए और एक हो गए, ठीक। फिर उसके बाद इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन मंडल व्यवस्था को अस्वीकार, याद करिएगा बेटा, यहां पे एक और काम हुआ था, मुस्लिम लीग प्लस कांग्रेस के बीच में एक समझौता हुआ था। इसमें साफ साफ कहा गया था कि हम मुसलमानों को दिया गया पृथक निर्वाचन पूरी इज्जत के साथ स्वीकार करते हैं, हमारी पूरी सहमति है। तो ये आपका गलत हो गया बेटा। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपका सही क्या हो गया, सी इज द राइट आंसर है। बाकी हम लोगों ने चर्चा कर ली है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में अगर हम बात करें तो कह रहा है कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? द्वारकानाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। तो जल्दी से बता दीजिए किसने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब जल्दी से दे दीजिए, क्या सही होगा? क्वेश्चन नंबर 22 का क्या जवाब होगा? जल्दी से जवाब दीजिए। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? याद रखिएगा, इंडियन एसोसिएशन की बात करें बेटा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कलकत्ता में 1876 में की थी, ठीक है बच्चे। द्वारकानाथ टैगोर ने 1838 में बेटा, 1838 में एक बनाया था जमींदारी एसोसिएशन, इसी को लैंड होल्डर सोसाइटी बोलते हैं। यह भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी के बारे में बात करें तो कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में अगर हम बात करें बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका सही क्या हो जाता है? सी ऑप्शन सही हो जाता है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है सी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यही क्वेश्चन इस बार भी शायद आया था आप लोग के एग्जाम में, ठीक है। बीएचयू का शिलान्यास निम्नलिखित में से किसने किया था? शिलान्यास नहीं, बीएचयू से रिलेटेड फैक्ट क्वेश्चन आया था, ठीक है। चलिए, क्या शिलान्यास किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने,
मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, राजा विभूति नारायण सिंह। जल्दी से बताइए शिलान्यास किसने किया था बेटा। तो इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं बताता हूँ आप लोगों को, शिलान्यास किसने किया था। तो बीएचयू बना कब था बेटा। बीएचयू अगर हम बात करें तो बीएचयू की स्थापना 1916 में 1916 में किसके प्रयासों से, मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से हुआ था। ठीक है, और इसमें और किसने प्रयास किया था, एनी बेसेंट ने प्रयास किया था। ठीक है बेटा। अब अगर हम बात करें, यही वो सम्मेलन था जहां गांधी जी उपस्थित होते हैं। भारत में पहली बार किसी सभा को संबोधित करेंगे बेटा। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार किसी सभा को संबोधित कब किया था। तो आपका जवाब होगा पहली बार किसी सभा को संबोधित बीएचयू में किया था, 1916 में किया था। इस समय भारत के वायसराय थे अगर हम बात करें लॉर्ड हार्डिंग, और ये आते हैं इनके क्या करने के लिए, शिलान्यास करने के लिए आते हैं। ठीक है बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 23 का अगर हम बात करें, लॉर्ड हार्डिंग इज द राइट आंसर। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम का उद्देश्य, मार्ले मिंटो यानी 1909, मार्ले मिंटो 1909। चलिए 1909 में बात करें, क्या कह रहा है, नरम दल को आकर्षित करना। क्या उद्देश्य था, मुसलमानों को उस पृथक निर्वाचन पद्धति प्रदान करना, सांप्रदायिकता को बढ़ाना। ठीक है, तो ऑल ऑफ एबव सही है बेटा, क्योंकि यहाँ पे सेपरेट इलेक्शन दिया गया था, सांप्रदायिकता को बढ़ा दिया गया था, इसके माध्यम से नरम दल को अपनी ओर आकर्षित किया था, क्योंकि 1907 में गरम दल क्या हो गया था, अलग हो गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। दिसंबर 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किसके स्वागत के लिए किया गया, जॉर्ज पंचम, मैरी, ए तथा बी दोनों, ब्रिटिश सम्राट पॉर्मस्टन। जल्दी से बता दीजिए किसके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या सही आंसर होगा, 25 का क्या सही आंसर होगा बेटा, 25 का क्या सही होगा। तो याद रखिएगा 25 में अगर हम बात करें बेटा, 25 क्वेश्चन में बात करें तो दिसंबर 1911 यहाँ पे कुछ दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। यहाँ क्या किया गया था, राजधानी कलकत्ता से शिफ्ट कहाँ की गई थी, राजधानी कलकत्ता से शिफ्ट कर दी गई थी दिल्ली। कहाँ पे बेटा, राजधानी कलकत्ता से शिफ्ट की गई दिल्ली, पहली चीज़। ठीक, दूसरी चीज़ बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में, उसको रद्द कर दिया गया। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें, बिहार को एक अलग राज्य बना दिया गया, और तब आए थे जॉर्ज पंचम और मैरी, दोनों लोग आए थे, यानी सी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो अब अगर हम बात करें बेटा, तो हम लोगों का क्वेश्चन सेशन आज यहीं समाप्त करते हैं 25 क्वेश्चन के साथ, और आई होप होली का भरपूर एंजॉय करेंगे। तो बेटा बहुत बढ़िया से होली का एंजॉय करिएगा, लेकिन कुछ हिदायतें भी हैं, कुछ हिदायत मैं दे रहा हूँ, थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिएगा। देखिए बच्चे, होली त्यौहार की तरह मनाया जाए तो ज़्यादा सही है। कुछ बच्चे बिल्कुल होली तो सही सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन बेटा घर के बाहर कुछ बच्चे क्या करते हैं, बाइक्स पे एक शौक लगा लेते हैं कि रेस करना है, होली है। तो बेटा एक चीज़ समझो, आप सही हो ये आपको पता है, सामने वाला किस मिजाज में है ये आपको कैसे पता। आप तो बाइक अपनी सही चला रहे थे, आप सही जगह खड़े थे, सामने वाला ओवरलोडेड है, तो क्या कर लोगे, नहीं कुछ कर पाओगे। अगर एक बार चीज़ें हो गई तो बहुत ज़्यादा क्या कर लोगे, क्या ही कर पाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा होली को अपने घर के आसपास ही एंजॉय कीजिएगा। और ये जो नया ट्रेंड चल रहा है कि होली में बिल्कुल धूम धड़ाका, बाइक लेके दौड़ाना, कपड़े फाड़ देना, ये सब चीज़ें बेटा कुछ चीज़ों के एक लिमिटेशन होती है, उन लिमिटेशन में रह के कीजिएगा। पता चला कि पुलिस वाले टांग ले गए, और आजकल पुलिस वाले मारते बहुत हैं, आपको भी पता है। ठीक है, पहले तो हाथ बंधे हुए थे, अब हाथ खुले हुए हैं, तो ऐसे कंडीशन में ये भी आपके लिए बहुत खतरा है। तो इन सब चीज़ों से बचना। देखो त्यौहार को एक एंजॉय के तौर पे यूज करोगे तो काफ़ी अच्छा है। अब इसको थोड़ा सा आप एक थोड़ा अपने ईगो पे ले लेते हैं बच्चे, तो वो दिक्कत हो जाती है। तो घर पे बैठ के आराम से बैठिए, आराम से होली खेलिए, परिवार के साथ रहिए। फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।